मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल का नाम है, इस चैनल में जो भी हमारे पॉइंट हैं, वो देश हित में ही रखे जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स शामिल नहीं होती है। आज हम नो पॉलिटिक्स प्लीज में मणिपुर हिंसा और उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से मणिपुर में हिंसा जारी है। इस हिंसा के कारण मैतेई समुदाय के करीब 60,000 लोग अपने क्षेत्र को, अपने घरों को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। चूड़ा चांदपुर जैसा एरिया, जो कि मैतेई समुदाय का प्रमुख एरिया माना जाता है, वो एरिया बिल्कुल मैतेई विहीन हो चुका है। करीब 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हिंसा अभी भी जारी है। दोस्तों, मणिपुर हिंसा बेसिकली कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय निवास करते हैं: मैतेई, कुकी और नागा। नागा लोग जो हैं वो बेसिकली ट्राइबल लोग हैं जो कि पहाड़ों पर रहते हैं। कुकीज, इनको अंग्रेजों ने बर्मा से विस्थापित करके मणिपुर में बसाया था और ये पहले अल्पसंख्यक थे, लेकिन अब ये वहां पर बहुसंख्यक होने की कगार पे हैं। मणिपुर के जो मूल निवासी हैं वो मैतेई समुदाय है, जिनकी की संख्या घट चुकी है और अंग्रेजों ने मैतेई समुदाय को सीमित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, जैसे कि उनको जो जमीनी भाग था उसके 10 से 12% भाग पर ही उनको सीमित कर दिया था और उसी भाग में वो रह सकते हैं, उसी भाग में वो अपनी जमीन खरीद सकते हैं। इसके अलावा पूरे मणिपुर के किसी भी एरिया में वो ना तो जमीन खरीद सकते हैं और ना ही वहां रह सकते हैं, और ये नियम कानून बदस्तूर आज भी जारी है। तो ये सारी की सारी जो लड़ाइयां चल रही हैं, ये अब एथनिक क्लींजिंग आप इसको कह सकते हैं, या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह सकते हैं, या उस पूरे मणिपुर पर कब्जा जमाने की ये पूरी लड़ाई चल रही है। कुकी समुदाय, जो कि पहले अल्पसंख्यक था, विस्थापित था, बर्मा से विस्थापित होकर आए हुए लोगों का एक समूह था, उन्होंने धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाई। जनसंख्या बढ़ाने के बाद में धीरे धीरे अब वो इस स्थिति में आ चुके हैं पिछले 70-75 सालों में कि अब वो यहाँ के मूल निवासी, जो कि मैतेई समुदाय है, उसको यहां से बाहर निकालना चाहते हैं। दोस्तों, मणिपुर का इतिहास जो है वो मैतेई इतिहास है। मणिपुरी जो भाषा है वो भी मैतेई ओरिजिनल भाषा है। मणिपुरी जो डांस है वो भी मैतेई का ही है। और जो भी मणिपुरी के जो राजा हुए हैं, या इस समय भी जो मणिपुरी में जो सरकार चल रही है, वो भी मैतेई समुदाय के ज्यादातर एमएलए एमपी से बनी हुई है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आज मैतेई समुदाय अल्पसंख्यक है और इसी कारण से उनको इस हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा सोचिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। इस घटना की या इस बात की कंपेयर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं 1947 के आसपास, जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था। दोस्तों, ध्यान रखिए, उस समय भी गांधी और नेहरू स्वराज की बांसुरी बजाते रहे, रघुपति राघव राजा राम गाते रहे, लेकिन 10 लाख के करीब लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए, और किसी ने भी इस प्रकार की घटना का ना तो किसी ने जो है कंडेम किया और ना ही इस प्रकार की घटनाएं रुक पाई, जब तक कि जनता खुद अपने आप नहीं रुकी। तो याद रखिए, आज भी वही सिचुएशन है। मैतेई समुदाय चूंकि संख्या कम हो चुकी है, कुकीज जिनके पास कि बर्मा से और चाइना से और दूसरे देशों से जिनको सपोर्ट मिल रहा है, ऑटोमेटिक वेपन्स मिल रहे हैं, उनके उनका अटैक मैतेई पर बदस्तूर जारी है। और वो चाहते हैं कि मैतेई जो समुदाय है मणिपुर का मूल निवासी, वो वहां से निकलकर दूसरे राज्यों में भाग जाए या वहां पर एक छोटे से एरिया में सीमित हो जाए और बाकी पूरे राज्य पे कुकीज जो है अपना कब्जा जमा ले। नागाज जो है वो बेसिकली रहते हैं पहाड़ों पर। अभी वो इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कूदे हैं। अगर आपको याद होगा तो पहले जो है नागाज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन किसी तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट
समाप्त हो गया और वो अभी पहाड़ों पर ही हैं। तो दोस्तों, आज भी वही सिचुएशन जारी है। नरेंद्र मोदी जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी गांधी नेहरू की तरह शांति की बांसुरी बजा रहे हैं। उनको इतने दिन से हिंसा जारी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और दोस्तों, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बीजेपी किसी भी प्रकार के आंदोलन या हिंसा को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रही है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो खिलाड़ियों का आंदोलन हो, और अब चाहे ये आपका मणिपुर हिंसा हो। और इससे पहले भी आपने देखा है कि बंगाल चुनाव का भी दौरान जो हिंसा हुई थी, बीजेपी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। देखिए, नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छे विदेश मंत्री बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे व्यापार मंत्री बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे प्रचार मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनसे जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक प्रशासन की जो उम्मीद की जाती है, वो उनके द्वारा संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि यह बीजेपी के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस देश को फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैतेई मारे जा रहे हैं, विस्थापित किए जा रहे हैं, इसमें उनकी क्या गलती है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री उन मैतेई लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून मणिपुर में लागू हैं, जिसके कारण मैतेई समुदाय को एक छोटे से भूभाग में ही सीमित कर दिया गया है, और दूसरे ग्रुप उनको कम संख्या होने के कारण प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं? क्या ये इस देश का, इस देश के संविधान का, या इस देश के नीति निर्धारक लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उनको भी सम्मान दिलाया जाए? या जिसकी संख्या इस देश में कम हो जाएगी तो दूसरी संख्या वाले आकर उन पर आक्रमण करेंगे और मारेंगे? क्या ये आजादी के दौरान नहीं हुआ? क्या ये कश्मीर में नहीं हुआ? अब वही चीज मणिपुर में दोहराई जा रही है। और याद रखिए, अगर आज हमारे देश की जनता नहीं जागी, तो याद रखिए ये हर जगह होगा। वेस्ट बंगाल इसका जीता जागता उदाहरण है, केरला इसका जीता जागता उदाहरण है, और पूरे देश में जो माहौल चल रहा है उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी के आगे हमारा प्रशासन, हमारी मोदी सरकार फेल हो जाती है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए हैं ज्यादातर, लेकिन क्या वो मैतेई लोगों को इस हिंसा से बचा पाए? नहीं बचा पाए। आज मैतेई लोग सड़कों पर, रिलीफ कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। अभी एक लेटेस्ट वीडियो आया है जो 4 मई का बताया जा रहा है, जिसमें कि किसी अन्य यानी कुकी समुदाय की महिला के साथ जो है बदतमीजी की गई है, उनके साथ गलत कार्य किया गया है। देखिए, महिलाएं किसी भी समुदाय की हों, उनकी रक्षा, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान होना जरूरी है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को समझनी होगी। चाहे वो कुकी महिलाएं हों, चाहे मैतेई महिलाएं हों, दोनों तरफ के पक्षों के साथ की महिलाओं के साथ गलत कार्य हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि ये सरकार कायर है, नाकारा है, और इस प्रकार की जो क्राइसिस हैंडलिंग में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। अमित शाह एक बहुत अच्छे चाणक्य हो सकते हैं, सरकार गिराने में, विधायक तोड़ने में, एमएलए एमपी तोड़ने में बड़े माहिर हो सकते हैं, लेकिन शाहीन बाग किसान आंदोलन, या मणिपुर हिंसा, या बंगाल क्राइसिस, या केरला क्राइसिस, इस प्रकार की चीजों को हैंडल करने में वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं। आप देखिए, दिल्ली दंगा हुआ, सरकार की नाक के नीचे हुआ, क्या बीजेपी ने उखाड़ लिया? किसको सजा दिलवा पाए? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को फिर से विचार करना पड़ेगा। इस देश का जो अंत होगा या भविष्य होगा, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से इस देश में हिंसा चल रही है, जिस जिस तरह से इस देश में जनसंख्या कम होने पे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो जबर हैं, जो ताकतवर हैं, वो दूसरों को दबा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और इस बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा कि क्या सरकारें हमारी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, या हमें खुद की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये समय आ गया है, मणिपुर हिंसा से सबक लीजिए। मणिपुर हिंसा में हमारी सरकारें बिल्कुल मुंह बंद करके चुपचाप बैठी हुई हैं। मीडिया में खबरें दबाने से नहीं दबने वाली। जिनके साथ हिंसा हुआ है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके घर लूटे गए हैं, जिनके मंदिर तोड़े गए हैं, जिनका जो पूरा का पूरा समुदाय उजाड़ दिया गया है, आप उनसे पूछिए कि उनके दिलों पे क्या बीत रही है। आप अपने मन से भले कहते रहें कि हमारा जो है 56 इंच का सीना है और हमने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है, लेकिन पूरी दुनिया में डंका बजाने के बावजूद आपके अपने घर के लोग विस्थापित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक गुड साइन नहीं है। बीजेपी को अपनी
नियत और अपने प्रशासन के रवैये पे विचार करना होगा। अगर राष्ट्रपति शासन जरूरी था तो इसको तुरंत लगा देना चाहिए था। वो एक नजीर बनती बीजेपी की शासन के लिए, बीजेपी का नाम होता। और अगर चाहती तो बीजेपी उसी समय सेम वे में वेस्ट बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी। आखिर तुम डरते किससे हो? अगर तुम्हें सरकार चलाने के लिए जनसंख्या चाहिए थी, तुम्हें जो संख्या बल चाहिए था वो तुम्हें मिला। अब 300 पार करने के बाद भी अगर तुमसे जो है इस प्रकार की हिंसा नहीं थम रही है, और या ना भूतकाल में थमी है, सारे आंदोलन तुम्हारे हाथों से निकल गए, उनके ऊपर आज भी बवाल जारी है, तो फिर ऐसी सरकार चलाने से क्या फायदा? बीजेपी विपक्ष में बैठने के लिए ही ठीक है, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार की ना तो हिंसा थम रही है और ना ही अलगाववादी जो लोग हैं वो थामे थम रहे हैं। दोस्तों, इस बात पे विचार करिए और देखिए, समझिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। जय हिंद, जय भारत।